आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से कविता है। आज हम लोग इसके 11वें और अंतिम पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। मुझको ये जो रानी कैकेयी है, जो माता कैकेयी है, अपने लिए कह रहे हैं कि मुझको। यह का मतलब यहाँ पे भरत से है, यह मतलब यहाँ पे भरत से है, ठीक है। प्यारा ये सरल है, ऐसे ही रहेगा, और ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। इसे का मतलब भी यहाँ पे भरत से है, ठीक है, इसे मतलब भरत। तुम का मतलब यहाँ पे राम से है, तुम यानी राम को कह रही हैं। प्यारे ये सरल है, ऐसे ही रहेगा। मेरे ये माता कैकेयी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे। दुगुने मतलब दो गुने, दुगने मतलब दो गुने या दूना जिसको आप कहते हैं, तो सरल है, आप ऐसे ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय रहो, दोनों शब्द सरल है, ठीक है। न माने नहीं। मुझसे ये माता कैकेयी अपने लिए कह रहे हैं कि मुझसे। न्यारे का मतलब होता है अलग या पृथक, दो में से कोई आप एक ले सकते हैं, अलग या पृथक, ठीक है। मैं ये माता कैकेयी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं। इसे का मतलब यहाँ पे भरत से है, भरत को, ठीक है। न मतलब नहीं। जानू का मतलब जानती हूँ, किंतु सरल है, ऐसे ही रहेगा। जानते हो ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। तुम का मतलब यहाँ पे राम से है, ठीक है। अपने से पहले सारे शब्द सरल है, ऐसे ही रहेंगे। इसे का मतलब यहाँ पे भरत से है, ठीक है, इसे मतलब भरत से है। मानते हो मतलब सम्मान देते हो। तुम ये राम के लिए आया है, तुम राम के लिए है, ठीक है। तुम सरल है, ऐसे ही रहेगा। भ्राताओं मतलब भाइयों और का इसको साथ में ले लेंगे तो भ्राताओं का मतलब भाइयों का, ठीक है। प्रेम सरल ही है, आप प्रेम कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक ले सकते हैं। परस्पर मतलब आपस में। जैसा सरल है, ऐसे ही रहेगा। यदि सरल है, ऐसे ही रहेगा। वह सब पर, ये सभी शब्द सरल है, ऐसे ही रहेंगे। यों माने इस प्रकार। प्रकट का मतलब प्रकट होना या अभिव्यक्त होना, हुआ को साथ में ले लेंगे, होना, ठीक है। सरल है, ऐसे ही रहेगा। वैसा ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सरल है, ऐसे ही रहेगा। पाप दोष, देखिए पाप दोष का यहाँ पे दो तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। पाप दोष का एक मतलब है पाप का दोष, ध्यान रहे, पाप दोष माने पाप का दोष, और दूसरा इसका अर्थ होगा पाप और दोष, तो दो में कोई एक लेके आप व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। भर ऐसे रहेगा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पुण्य तोष, देखिए पुण्य सरल है, आप जानते हैं, ऐसे ही रहेगा, और तोष का मतलब है संतोष, तोष मतलब संतोष, तो यदि इसको एक साथ लेंगे तो इसका एक और अर्थ निकलेगा पूर्ण और संतोष। यहाँ पे जो है द्वंद्व समास है, तो पूर्ण और तोष है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। मेरा ये माता कैकेयी या रानी कैकेयी अपने लिए कह रही है मेरा। मैं ये भी माता कैकेयी अपने लिए कह रही कि मैं,
रहूं सरल है ऐसे ही रहेगा। पंकिला का मतलब होता है कीचड़ युक्त। तो यहाँ पे कीचड़ युक्त का मतलब है कि जो रानी कैकेयी वो कह रही कि मैं कलंक का जो कीचड़ मुझ पे लगा है, तो पंकिला मतलब कलंक रूपी कीचड़ से युक्त, कलंक रूपी कीचड़ से युक्त। ठीक है। पद्म मतलब होता है कमल, पद्म माने कमल। कोश का मतलब यहाँ पे देखिए दो अर्थ है। एक तो कोश का मतलब खजाना भी होता है, और एक कोश का मतलब यहाँ पे कोख भी है, जिसको आप गर्भ कह सकते हैं, कोख। ठीक है सरल है ऐसे ही रहेगा। मेरा, ये माता कैकेयी के लिए आया है मेरा, तो सरल है ऐसे ही रहेगा। आगत, आगत मतलब होता है आने वाला यानी भविष्य में। आगत माने आने वाला या भविष्य में। ज्ञानी जन का मतलब ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन माने ज्ञानी लोग। उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल ले लेकर इसका मतलब होता है अपने सिर को उठाकर। वैसे अपने सिर को उठाकर का एक मतलब होता है स्वाभिमान के साथ, तो यहाँ पर हम अपने सिर को उठाकर करके ही व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। समझावें मतलब समझाएंगे, समझावें मतलब समझाएंगे। ठीक है। या श्रेष्ठ प्रमाणित करेंगे, प्रमाणित करेंगे भी आप कह सकते हैं। तुमको, तुमको का मतलब यहाँ पे जो भाइयों में आपस में प्रेम है उसकी बात हो रही, तुमको अर्थात भाइयों के प्रेम को। अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, या बहुत सारी, बहुत सारी। युक्तियाँ मतलब उपाय, युक्तियाँ मतलब उपाय। देकर सरल है ऐसे रहेगा, युक्तियाँ देकर यानी उपाय देकर, उपाय बताकर, बताकर भी आप कर सकते हैं। मेरे, तो मेरे ये कैकेयी के लिए आया है लेकिन रहेगा ऐसे ही, तो ये भी सरल है ऐसे ही रहेगा। एक, ये भी सरल है ऐसे ही रहेगा। अधीर माने होता है व्याकुल, अधीर माने व्याकुल। हृदय सरल है ऐसे ही रहेगा, है ये भी सरल ही है। बेटा ये राम के लिए आया है, माता कैकेयी राम को संबोधित कर रही है बेटा। ठीक है। तो ये बेटा जो है राम के लिए आया है। उसने, उसने सरल है ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो उसने शब्द आया है वो कैकेयी अपने हृदय के लिए कह रही है, अपने मन के लिए कह रही है। उसने यानी हृदय ने। फिर सरल है ऐसे ही रहेगा। तुमको बदलेगा तो नहीं, लेकिन तुमको का मतलब यहाँ पे राम से है। ठीक है। आज सरल है ऐसे ही रहेगा। भुजा माने वैसे बाँह होता है। भुजा भर भेंटा का मतलब यहाँ पे देखिए दो अर्थ है। एक तो सीधे सीधे भुजा भर भेंटा का मतलब होता है गले से लगाया। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे भुजा भर भेंटा ना, इसका मतलब है कि वो राम से विनय कर रहे हैं कि मेरा जो व्याकुल मन है वो आपसे कह रहा है, यानी राम से कह रहा है कि वापस अयोध्या लौट चलो। तो भुजा भर भेंटा का एक मतलब है कि वो राम से अनुरोध कर रही हैं कि अयोध्या वापस लौट चलो। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए मैं अपने हर पद्यांश में बताता हूँ कि प्रसंग जो व्याख्या की मुख्य बात होती है उसी को हम प्रसंग बना लेते हैं। अब इसमें क्या मुख्य बात है, क्या प्रसंग बनेगा, ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी से अयोध्या वापस लौट चलने का अनुरोध कर रही हैं, और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या की बात करते हैं। देखिए एक बार मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और आपको साधारण तरीके से इसकी व्याख्या बताऊंगा,
और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए, इस पद्यांश में जो माता कैकेयी हैं, जो रानी कैकेयी हैं, वो श्री रामचंद्र जी से अयोध्या वापस लौट चलने का अनुरोध करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिए। मुझको यह प्यारा, कहती हैं, हे राम, मुझको मेरा यह पुत्र भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और मेरे इस पुत्र भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो। इस प्रकार हे राम, तुम मेरे दुगने प्रिय हो, रहो को हो में बदल लीजिए। इस प्रकार तुम मेरे दुगने प्रिय हो, न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मुझसे अलग मत रहो। आगे क्या कहती हैं, मैं इसे न जानूं। वो कहती हैं माता कैकेयी कि मैं भले ही अपने इस पुत्र भरत को नहीं जानती हूँ, मैं भले ही अपने इस पुत्र भरत के हृदय को नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, किंतु हे राम तुम तो जानते हो। आगे क्या कहती हैं, अपने से पहले और तुम अपने से बढ़कर, पहले माने बढ़कर, और तुम अपने से बढ़कर इसे मानते हो तुम, और तुम इसे अपने से बढ़कर प्यार करते हो। मानते हो मतलब प्यार करते हो। आगे क्या कहती हैं, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का आपस में जैसा प्रेम है। देखिए बहुत ही सरल लाइन है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का आपस में जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि वह प्रेम वैसा ही आज सबके सामने प्रकट हुआ है तो, आगे चलिए, प्रकट हुआ है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो कहती हैं कि जैसा तुम भाइयों में प्रेम है, यदि वैसा प्रकट हुआ है तो मेरे जो पाप का दोष है वह भी आज पुण्य और संतोष में बदल गया है। आगे क्या कहती हैं, मैं रहूं पंकिला। वो कहती हैं कि मैं भले ही कीचड़ के समान रहूं, पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरी कोख ने कमल रूपी भरत रत्न को पैदा किया है। तो क्या, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, कहती हैं भविष्य में जो आने वाले ज्ञानी लोग हैं, अपने सिर को ऊंचा करके समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। कह रही हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं आने वाले समय में अनेक उपायों द्वारा तुमको अर्थात तुम्हारे प्रेम को प्रमाणित करेंगे, मतलब उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहती हैं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन वो कहती हैं कि हे बेटा राम, हे पुत्र राम, मेरे पास तो केवल एक व्याकुल हृदय है, व्याकुल मन है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और मेरे उस हृदय ने आज फिर तुमको भुजा भर करके भेंटा है, अर्थात मेरा यह हृदय तुमसे फिर से अनुरोध करता है, हे पुत्र राम, अयोध्या वापस लौट चलो। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्द का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी से अयोध्या वापस लौट चलने का अनुरोध करते हुए कहती हैं, हे राम। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे राम, मुझको मेरा यह पुत्र भरत प्यारा है और मेरे इस पुत्र भरत को तुम प्यारे हो। इस प्रकार हे राम तुम, इतना अपने जोड़िए, इस प्रकार हे राम तुम मेरे दो गुने प्रिय हो। इसलिए तुम, अपने जोड़िए, इसलिए तुम मुझसे अलग मत रहो। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं।
मैं भले ही अपने इस पुत्र भरत के हृदय को नहीं जानती हूँ, किंतु हे राम, अपने जोड़िए, हे राम तुम तो जानते हो, और अपने जोड़िए, और अपने से बढ़कर तुम इसे प्यार करते हो। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तुम भाइयों का आपस में जैसा प्रेम है, यदि वह वैसा ही सभी के सामने इस प्रकार प्रकट हुआ है। देखिए, आप प्रकट हुआ है कहिए, चाहे अभिव्यक्त हुआ है। आगे चलिए, अभिव्यक्त हुआ है तो आज, अपने जोड़िए, आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य और संतोष में बदल गया है। मैं भले ही कीचड़ के समान रहूं, किंतु, अपने जोड़िए, किंतु मेरे कोख ने कमल रूपी भरत रत्न को पैदा किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। भविष्य में ज्ञानी लोग अपने मस्तक को ऊंचा उठा करके अनेक युक्तियों द्वारा तुम्हारे आपसी प्रेम को प्रमाणित करेंगे, अर्थात उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। किंतु, अपने जोड़िए, किंतु पुत्र राम, मेरे पास तो केवल एक व्याकुल हृदय है, और अपने जोड़िए, और उस हृदय ने आज फिर तुमको बाह भर करके भेंटा है। अब यहाँ पे आपको अपने जोड़ना है, अर्थात मेरा यह हृदय तुमसे फिर से अयोध्या वापस लौट चलने का अनुरोध करता है। हे पुत्र राम, तुम अयोध्या लौट चलो, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में वात्सल्य रस है। यदि छंद की बात करें तो मंदाक्रांता छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। चलिए ये अलंकार कहाँ पर हैं पद्यांश पर देख लेते हैं ताकि आपको भूले ना। तो यहाँ से ही शुरू हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए है भुजा भर भेंटा, भ और भ, तो भ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ले कर, तो यहाँ पर ले और ले ये शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए पद्म कोश, ये जो आपने इसकी व्याख्या देखी, यहाँ पे आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि मैंने कमल रूपी रत्न को जन्म दिया है, कमल रूपी भरत जैसे रत्न को जन्म दिया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है।
ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं रहूं पंकिला, रहूं पंकिला, तो वो कहती हैं भले ही मैं कीचड़ के समान, कीचड़ में सनी रहूं, यानी स्वयं की तुलना वो कीचड़ से कर रही हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर उपमा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। तो ये 4 मुख्य अलंकार हैं जो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार और ढूंढिएगा, कहीं मिल जाएगा। तो आपको पता ही है जहाँ पे वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन ये 4 अलंकार यहीं पर हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो परिष्कृत खड़ी बोली है। यदि शैली की बात करें तो प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है। यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और अभिधा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके पेपर में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न इनमें से भी हो सकते हैं और इनसे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, और विशेष रूप से आप यदि व्याख्या और काव्य सौंदर्य को तैयार किए हैं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, जो इसका उत्तर है आपको संदर्भ में मिल जाएगा। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है, और एवं को बदल लीजिए, और इसके कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कैकेयी द्वारा किससे और क्या विनती की जा रही है। तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कैकेयी द्वारा श्री रामचंद्र जी से विनती की जा रही है और वे उनसे अयोध्या वापस लौट चलने की विनती कर रही हैं, ठीक है, और इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप दोष में कौन सा समास है। तो बहुत ही सरल उत्तर है। देखिए पाप दोष का जब आप समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप और दोष, पाप और दोष, ठीक है। तो जब कभी आप ऐसे समास विग्रह करिए और उसमें से और शब्द निकल कर आए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। आप लिखेंगे कैसे, उसको देखिए। आप लिखेंगे पाप दोष का समास विग्रह है पाप और दोष, और इस प्रकार से इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार आए हैं। तो मैंने आपको जो अलंकार आए हैं सबको बताया है, तो आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न न पूछ करके वो जानते हैं कैसे पूछता है, वो कोई लाइन दे देगा। जैसे लाइन दे दिया, आज भुजा भर भेंटा में कौन सा अलंकार है, ऐसे भी पूछेगा। कोई लाइन पूछ लेगा और कहेगा कि उसमें कौन सा अलंकार है। तो जैसे मैंने कहा कि आज भुजा भर भेंटा में भ की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो यदि केवल लाइन की बात करें तो केवल लाइन में जो अलंकार है उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश कहाँ पर है।
तो देखिए यहाँ पर आपको 2 लाइन के नीचे रेखा खींची गई है और इसी 2 लाइन की व्याख्या आपको करनी है। तो मैंने इसकी व्याख्या आपको पहले ही बता दी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है। देखिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखिए आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत रेखांकित अंश में, या इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति में। आप पद्यांश नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार से ध्यान से सुन लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है। और उसके बाद जैसे व्याख्या है आप व्याख्या कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी।